Gauss was a German mathematician and scientist who contributed significantly to many fields, including number theory, statics, etc. So Gauss was a German scientist. ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, स्टैटिक्स में, नंबर थ्योरीज में, काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में इन्होंने काम किया। ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय हम जो है वो इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ आते हैं, बाकी चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। सो व्हाट इज Gauss's law? Gauss's law states that the net electric flux through a closed surface is equal to the total charge Q enclosed by surface divided by the permittivity of free space. This is very important statement. अभी ये आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी कि इसने बोला क्या है। अभी जब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आएंगे तो आपको जो है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं डेरिवेशन की तरफ आ जाता हूँ, फिर लेटर ऑन दोबारा इसी डेफिनेशन की तरफ आएंगे और देखेंगे कि जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है उसमें और इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में कितनी सिमिलरिटीज है। तो उसके लिए फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ये काम मैं पहले कर चुका हूँ। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि मैंने एक चार्ज Q लिया था और उसके इर्द गिर्द एक सरफेस बना ली थी इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। यहां पे जो हम सरफेस एज्यूम करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, जब मैं गॉसेस लॉ को ड्राइव करने जा रहा हूं, यहां पे जो मैं सरफेस एज्यूम करूंगा नियर द चार्ज that is in the form of a sphere and that particular surface is known as Gaussian surface. इसको हम बेटा क्या नाम देंगे? This is known as Gaussian surface. This is very important. जितने भी हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे गॉसेस लॉ को यूज करके, वहां पे हमें एक सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। वो सरफेस इमेजिनरी सरफेस होगी नियर द चार्ज। उस चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक इमेजिनरी सरफेस को हम एज्यूम करेंगे और उस सरफेस को हम क्या नाम देंगे? गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे जो मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहा हूं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। ये गॉसियन सरफेस किस शक्ल में है? स्फीयर की शक्ल में है। और यही काम मैं पीछे करके आया हूं, आपको याद होगा जब मैंने एक चार्ज लिया था और मैंने कहा था जी कि इसके आसपास एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है इन द फॉर्म ऑफ अ फुटबॉल, और फिर मैंने उस फुटबॉल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। सेम यहाँ पे भी वही काम करूंगा बच्चों। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इस सारी की सारी गॉसियन सरफेस को, क्योंकि ये सरफेस कर्व्ड है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब सरफेस कर्व्ड आ जाए तो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि हम उस सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि हर उस छोटे हिस्से के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सारी गॉसियन सरफेस को, कंप्लीट गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, काट दिया है इसको, और हर छोटे पार्ट के एरिया को नाम दे दिया। क्या नाम दिया? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और आखिरी कौन सा होगा? डेल्टा AN। तो मैंने क्या किया, ये जो सारी की सारी सरफेस एज्यूम की थी मैंने, ये गॉसियन सरफेस जिसका नाम मैंने गॉसियन सरफेस रखा हुआ है यहाँ पे, उस सारी की सारी सरफेस को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और ये एज्यूम कर रहा हूं कि हर छोटा टुकड़ा अब एक प्लेन बन गया है। ये मैंने सारा काम लास्ट लेक्चर में किया था, इसी वजह से मैं दोबारा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसमें भी मैंने यही किया था कि जब कर्व्ड सरफेस आ गई थी तो उस कर्व्ड सरफेस को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था, और यहाँ पे भी यही कर रहा हूं कि छोटे छोटे उस पीसेस में उस कर्व्ड सरफेस को काट दिया है और हर सरफेस एज्यूम कर रहा हूं कि अब वो फ्लैट हो चुकी है। तो ये पहला स्टेप है हमारा, जिसमें हमने क्या किया, इस सारी की सारी गॉसियन सरफेस को n नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया है और हर पीस का जो पर्टिकुलर एरिया है
हर पीस का जो पर्टिकुलर एरिया है वो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 अप टू डेल्टा AN है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखिएगा जरा। अब हमने ये जो मैंने स्मॉल एरिया डेल्टा A1 एज्यूम किया है, जरा गौर से देखिएगा। यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये एक स्मॉल पैच है, स्मॉल पीस है जिसका एरिया डेल्टा A1 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर होगा मुझे बताएं जरा। आउटवर्ड होगा ना। दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर, ये तो हम करके आए। और नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर केस में, स्फीयर के केस में हमेशा हम आउटवर्ड कंसीडर करेंगे। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा मैंने काटा है इसका नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी इस पॉइंट पे, वो भी बाहर की तरफ है। सो जो नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर था वो भी आउटवर्ड है, और इस स्मॉल पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। दोनों सेम डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे। क्योंकि मैं पहले स्मॉल पैच के लिए फ्लक्स फाइंड करूंगा, इसलिए मैं इसको क्या नाम दूंगा, phi1, एंड दैट शुड बी इक्वल टू E1 वेक्टर डॉट डेल्टा A1 वेक्टर। क्योंकि हम देख के आए हैं कि जो फ्लक्स है वो क्या है, E डॉट A होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैच के ऊपर हो सकता है कि E1 हो, इसको मैं E1 नाम दे देता हूं, और इस स्मॉल पैच का एरिया कितना है, डेल्टा A1 है। और इन दोनों जो ये वेक्टर हैं इनके दरमियान में क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी। जब मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलूंगा तो मेरे पास क्या बन जाता है, E1 डेल्टा A1 cos थीटा, cos थीटा बनेगा। और मुझे बताइए अगर आप इसको गौर से देखें तो E1 और डेल्टा A1 जो वेक्टर्स हैं क्या ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, सामने नजर आ रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में चले जाएं तो वहां पे एंगल जीरो हो जाता है। ये हम करके आए हैं जब हमने फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम या जीरो किया था। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, क्योंकि E और डेल्टा A1 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसी वजह से इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो जीरो एग्जिस्ट करेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे cos जीरो इंसर्ट किया है। और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 जिस भी पर्टिकुलर चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है वही चीज हमारे पास वापस आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इस स्मॉल पैच के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो E1 डेल्टा A1 हो जाएगी। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है, मैंने एक गाजियन सरफेस एज्यूम की है नियर द चार्ज। इस क्यू चार्ज के पास एक गाजियन सरफेस एज्यूम की है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। और उस स्फीयर को मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। क्यों काटा, क्योंकि सरफेस प्लेन नहीं थी, कर्व्ड थी। और हमने बोल दिया शुरू में कि अगर सरफेस कर्व्ड हो जाए तो हम उस सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में काट देंगे ताकि एज्यूम किया जा सके कि हर वो छोटा हिस्सा फ्लैट पीस बन चुका है। तो क्योंकि मैंने जो पहले फ्लैट पीस के ऊपर फ्लक्स फाइंड करना था उसका मैंने नाम phi1 रख दिया। और फ्लक्स होता क्या है, E वेक्टर और एरिया वेक्टर का नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। मैंने E1 डॉट डेल्टा A1 किया है और डॉट प्रोडक्ट को फिर ओपन कर दिया विद द फार्मूला E1 डेल्टा A1 cos थीटा होगा। थीटा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, क्योंकि यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन एरिया वेक्टर और E1 वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। cos 0 1 होता है और 1 जिसके भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है वही क्वांटिटी हमारे पास वापस आ जाती है। तो मेरे पास आ गया E1 डेल्टा A1। तो मैंने जो पहला स्मॉल पीस था उसके ऊपर फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, एक और स्मॉल पैच भी होगा, क्योंकि मैंने तो कहा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल टुकड़े हैं यहाँ पे। तो एक और स्मॉल पीस है, मैं कहता हूं वो यहाँ पे है। अब इसका नॉर्मल किधर होगा, जाहिर बात है इस तरफ होगा, आउटवर्ड होगा हमेशा। दैट इज डेल्टा A2 वेक्टर, ये डेल्टा A2 वेक्टर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी मुझे बताइए, क्या वो भी इधर ही नहीं जा रही होगी, जाहिर सी बात है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू मैं कह देता हूं
दैट इज E2, दिस इज E2 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, phi2 दैट इज इक्वल टू E2 वेक्टर डॉट डेल्टा A2 वेक्टर। दोबारा से उसको ओपन किया डॉट प्रोडक्ट से, E2 डेल्टा A2 cos 0 हो गया फिर से। क्यों? क्योंकि दोबारा से डेल्टा A2 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों ही एक डायरेक्शन में हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, cos 0 अगेन 1 हो चुका है। इसी तरह E2 डेल्टा A2 हो गया। अब मुझे बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सेंस बन गई है कि अब जो बाकी फ्लक्सेस होंगे उनकी भी शक्ल ऐसी ही होगी। इसी तरह मुझे बताइए अब phi3 क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। phi3 बताइए जरा क्या होगा। phi3 होगा बच्चों, phi3 that should be equal to E3 डेल्टा A3। इसी तरह phi 4 फाइंड करूंगा, 5 फाइंड करूंगा, और आखिरी कौन सा होगा बताओ मुझे, phi n होगा, और वो क्या होगा, En डेल्टा An। तो मैंने क्या किया, सारे छोटे छोटे पीसेस के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू थी बच्चों वो कैलकुलेट कर ली है। और ये किसकी मदद से की है, मैंने गाजियन सरफेस की मदद से की है। अब मैंने तो सारा फ्लक्स फाइंड करना है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, इन सारे फ्लक्सेस को जमा कर दूंगा। जितने भी फ्लक्सेस मैंने फाइंड किए हैं, phi1 phi2 phi3 phi4 अप टू सो ऑन phi n, इन सारों को सम अप करूंगा। जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4 अप टू सो ऑन प्लस phi n। ये सारे के सारे फ्लक्सेस जमा होके टोटल फ्लक्स फाई बना देंगे। अब जो मेरे पास टोटल फ्लक्स है वो फाई है, और वो फ्लक्स किसके इक्वल है, इन सारे फ्लक्सेस का सम हो चुका है। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैं क्या करूंगा जरा देखिएगा, मैं यहां पे दोबारा से इसको लिखता हूं आपकी आसानी के लिए। अब देखिएगा बच्चों, phi1 की वैल्यू क्या थी, E1 डेल्टा A1। phi2 की वैल्यू क्या थी, E2 डेल्टा A2। phi3 की वैल्यू क्या थी वो मैंने आपके सामने अभी लिखी है। phi n की वैल्यू क्या है, En डेल्टा An। लेकिन अगर आप गौर करें, मैं दोबारा पिक्चर में चला जाता हूं, तो आप देखें गौर से, तो जो फुटबॉल है, ये जो स्फीयर मैंने एज्यूम किया है ये बिल्कुल राउंड शेप में है। तो मुझे बताइए, कोई भी जो राउंड शेप होती है इसका क्या रेडियस चेंज होगा, कभी भी नहीं, रेडियस तो सेम रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मुझे बताइए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। ये तो है ही कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज तो एक ही है ना, चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, चार्ज जो था वही है। इसका मतलब है ई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस के ऊपर। क्या रेडियस चेंज हो रहा है इस स्फीयर का, नहीं। अगर रेडियस चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब है कि ई भी पूरी सरफेस के ऊपर क्या है, कांस्टेंट है। इसी वजह से अब मैं दोबारा से E1 E2 E3 लिखने की जरूरत नहीं है। इन सारे ईज को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक ही ई से रिप्लेस कर दूंगा, और उस ई का नाम मैंने क्या रख दिया, दैट इज सिंपल ई। अब दोबारा से E1 E2 E3 लिखने की या En लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि रेडियस सेम है स्फीयर का। अगर रेडियस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के ऊपर चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो अब मैं लिखूंगा फार्मूला जरा आपके सामने जरा जल्दी से, ताकि हमारा जो टाइम है बहुत ही शॉर्ट है। आपने थोड़ा टाइम उधर जाया कर दिया, चलिए देखते हैं। अब आप देखिएगा, मैं लिख रहा हूं आपके सामने E डेल्टा A1। अब मैं E1 नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया E तो कांस्टेंट है, प्लस E डेल्टा A2
प्लस, गौर से देखते जाइए हो रहा क्या है यहाँ पे, ई डेल्टा A3। अब आप देख लो मैं ई के साथ 1 2 3 नहीं लिख रहा, प्लस सो ऑन, प्लस ई डेल्टा AN। तो मैंने क्या किया, ये जो सारे फ्लक्सेस थे ना उनकी वैल्यूज मैंने ऐड अप कर, मतलब इस फार्मूले के अंदर phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 अप टू phi n की वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर दी। और E1 या E2 E3 नहीं लिख रहा, उसकी रीजन मैंने बता दी है, एक ही E है क्योंकि E कांस्टेंट है। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आप देखिएगा जरा गौर से, क्योंकि E कांस्टेंट है तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं ना, यस मैं ले सकता हूं। अब मैंने E को जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, डेल्टा A1 प्लस, माजूरी चाहता हूं जरा माउस से काम करना पड़ता है, बस आप कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाए, लिखा हुआ प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन, प्लस आखिरी क्या होगा, डेल्टा AN। तो बच्चों यहां तक आपने देखा कि मैंने क्या किया कि जो E है उसको मैंने एज अ कॉमन ट्रीट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो E है वो तो कांस्टेंट है, वो मैंने पहले जो है वो डिफाइन कर लिया, और वो क्यों कांस्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप गौर से देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर चीज आ रही है आपके सामने, ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से ये जो सारे छोटे छोटे टुकड़े मैंने काटे हुए थे, इन दोबारा से इन सारे छोटे छोटे काटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ रहा हूं, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN, इन सब को दोबारा से सम कर दिया है। तो जब मैं इनको दोबारा से सम करूंगा तो मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा, क्या मैं दोबारा से स्फीयर नहीं बना चुका, मैंने दोबारा से स्फीयर बना दिया है। पहले मैंने स्फीयर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, अब दोबारा से जब मैंने फार्मूले के तहत देखा तो मेरे सामने ये आया कि जब मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को सम कर रहा हूं, जब मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को दोबारा से जोड़ूंगा फिर से वो स्फीयर या फिर से वो फुटबॉल बन चुका है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाई इज इक्वल टू E into surface, very very important point, surface area of what, sphere। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को जब जोड़ चुका हूं तो मुझे नजर आया कि मैं तो वापस वही स्फीयर की सरफेस बना चुका हूं, और क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े एरियाज थे इसी वजह से ये जब मिल के जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे देखिए क्या होने जा रहा है, मैं इस चीज को जो है वो आपके सामने रब करूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे एक जगह बन जाए दिखाई के लिए। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। अच्छा, तो ओके मैं यहां पे पहुंच चुका। दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फिर से बता रहा हूं कि मैंने इन छोटे छोटे टुकड़ों को जब दोबारा से जोड़ा है तो मैं दोबारा से स्फीयर की सरफेस पे आ गया हूं, और क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े एरियाज थे तो जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो मुझे बताइए, आपको पता होना चाहिए ये सारी की सारी चीजें ये तो 6-7 क्लास में आजकल सिखाई जाती हैं कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो क्या होता है, बताइए मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम कर के आए हैं, और ये आर क्या होगा, रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, ये हमें आता है। तो मैंने क्या किया, जहां पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था वहां पे मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ई का फार्मूला मैंने अभी रब किया है आपके सामने। अब मैं क्या करूंगा, ई का फार्मूला रिप्लेस कर दूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में।
इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या करूंगा, E का फार्मूला रिप्लेस करूंगा जल्दी से। तो मेरे पास जो E का फार्मूला है वो क्या है, 1/, अभी लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R स्क्वायर। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, 4 पाई R स्क्वायर अपनी जगह पे ही मौजूद है और जहां पे E था उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब आप देखिए क्या होने जा रहा है, 4 पाई से कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आपके पास जो टोटल फ्लक्स है on the surface of this Gaussian on this particular Gaussian surface, ये क्या बन चुका है, Q divided by epsilon naught। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ चुका है थ्रू दिस गॉसियन सरफेस दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब देखते हैं हम। दोबारा आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या थी, अब जरा गौर से देखिएगा। Gauss's law states that the net electric flux through a closed surface, तो क्या ये closed surface नहीं थी, sphere closed है, is equal to the total charge Q enclosed by the surface। तो इस पूरी सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ था, Q डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। इस Q को आप किससे डिवाइड करोगे, एप्सिलॉन नॉट से। तो आपके पास टोटल फ्लक्स बेटा फाइंड आउट हो जाएगा। और इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को मैंने फार्मूले के थ्रू यहां पे आपके सामने प्रूव किया है कि वाकई ही जो गॉसेस लॉ कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज मैंने फार्मूले में प्रूव की है कि टोटल फ्लक्स यहां पे जो हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट और फार्मूला मैच कर चुके हैं। सो आपके सामने मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव किया है एंड दैट इज नॉन एज गॉसेस लॉ। यहां पे एक बात साबित हो गई कि जो फ्लक्स है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना पड़ा हुआ है। और दूसरी बात कौन सी होगी कि वो चार्ज किस मीडियम में पड़ा हुआ है। अगर तो फ्री स्पेस में है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अगर फ्री स्पेस में नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर मीडियम चेंज कर दे फिर गॉसेस लॉ की शक्ल कैसी बन जाएगी। तो आज आपने देखा बच्चों कि हमने किस तरीके से गॉसेस लॉ को यहाँ पे ड्राइव किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास सामने आया है। ये सारी चीज बुक में भी इसने की है, ये आप देख रहे हो, सारा का सारा वही स्टेप्स किए हैं। टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल सरफेस और एंड पे उसने वही रिजल्ट जनरेट किया है जो कि मैंने जनरेट किया। ठीक है, तो आप बुक से हेल्प ले लें, सेम ही है। थोड़ा सा जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं, एक ये वाला किया है और एक ये वाला किया है, 1-2 स्टेप एक्स्ट्राज हैं। बाकी जो है वो ऑलमोस्ट बुक से ही मैंने जो है वो उसको लेके चला हूँ। तो आप जो है वो इससे हेल्प आउट ले सकते हैं। ठीक है जी, तो यही लेक्चर में आफ्टर द ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब पे रिकॉर्डेड अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो अभी मैं आपकी जो है वो क्वेश्चन लूँगा। ठीक है जी।